हेलो स्टूडेंट। तो आपका स्टूडेंट मोटिवेशनल में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे देश में चुनाव होते हैं तो हर जगह इतना माहौल क्यों बन जाता है? चाय की टपरी से लेकर के न्यूज़ चैनल तक हर तरफ सिर्फ वोट 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 और चुनाव की बातें क्यों होती हैं? आज हम क्लास 8 का चैप्टर 5 यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज इलेक्ट्रोल सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें जानने को हमको मिलेंगी। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, यानी कि 18 ईयर के ऊपर के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार कैसे मिला? भारत में वोट देने की ताकत इतनी खास क्यों है? भारत का चुनाव आयोग जो इलेक्शन कमीशन है, इतने बड़े देश में, इतने विशाल देश में चुनाव कैसे आयोजित कराता? कोई मामूली बात तो है नहीं। यहाँ तक कि दूर दराज के जो पहाड़ हैं, जंगल हैं, वहाँ पे रहने वाले जो एक दो वोटर भी हैं तो उनके लिए भी पोलिंग बूथ की व्यवस्था करता है। और साथ ही नोटा और स्कूल के क्लास रिप्रेजेंटेटिव वाले जो एग्जाम्पल्स है उससे भी हम आगे समझेंगे कि सीक्रेट बैलेट कैसे काम करता है। तो अपनी नोटबुक और पेन तैयार कर लीजिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो हम शुरू करते हैं आज का यह धमाकेदार सेशन। तो एनसीईआरटी की इस बुक के लेसन 5 के चैप्टर के फर्स्ट पेज पर पहला क्वेश्चन है कि पहला टॉपिक है यूनिवर्सल, व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इस पे हम डिस्कस करेंगे। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का ये सुंदर सा जो कोट्स है, इन्होंने बहुत ही अच्छा लिखा है। अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर का ये सुंदर सा कोट है, इसको ज़रूर पढ़ लेते हैं। पहले चलिए। इंडिया adopted the principle of adult franchise with an abundant faith in the common man and the ultimate success of democratic rule. Never before in the history of the world has such an experiment been so boldly undertaken. इनका कहने का मतलब है कि भारत ने आम नागरिक में अटूट विश्वास रखते हुए जो वयस्क मताधिकार को अपनाया, दुनिया के इतिहास में ऐसा साहसी प्रयोग पहले कभी नहीं हुआ। तो इसका सीधा मतलब है कि 18 वर्ष या इससे ऊपर का हर भारतीय नागरिक वोट दे सकता है, चाहे इंसान अमीर हो या गरीब, किसी भी धर्म जाति का हो या लिंग का हो, सबके एक वोट की कीमत बराबर होती है, यानी 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू। क्या आप जानते हैं कि पहले भारत में वोट देने की जो एज लिमिट थी वो 21 ईयर थी, लेकिन 1988 में इसे कम करके 18 साल कर दिया गया। आपके हिसाब से क्या यह फैसला सही था? नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके मुझको बताइए। अब व्हाट इज़ एन इलेक्ट्रोल सिस्टम। अभी हमने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में बताया कि जो अब 18 ईयर्स के पर्सन अब वोट देने का अधिकार इनको मिल गया है। पहले 21 ईयर्स था, इसको कम करके 18 ईयर्स कर दिया गया। अब हम देखते हैं कि जो इंडियाज़ के इलेक्ट्रोल सिस्टम है उसके बारे में। इसमें बताया गया है कि जो इसका जो स्केल है बहुत बड़ा है। सोचिए एक स्केल हम आपको बता रहे हैं कि इलेक्ट्रोल सिस्टम के बारे में कि समझिए कि भारत में, इंडिया में 140 मिलियन के लगभग पर्सन है, जनसंख्या है, पॉपुलेशन है। तो इसमें ये पूरी यूके की आबादी के 20 गुना समझिए ज़्यादा है। तो इलेक्शन जो कमीशन ऑफ इंडिया है, ईसीआई, बताइए कि इतने बड़े देश में कैसे निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी लेती है। चुनाव ये पूरी जिम्मेदारी ईसीआई की ही होती है। ईसीआई का मतलब फुल फॉर्म है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये क्या क्या हमको एक्सेसिबिलिटी देता है, क्या क्या सुविधाएं देता है कि अब जैसे मान लीजिए कि 80+ लोग हैं, जो बुज़ुर्ग लोग हैं, जो दिव्यांग लोग हैं, जो दृष्टिविहीन लोग हैं, वो सब लोग के लिए होम वोटिंग और पोस्टल बैलेट जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई गई हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कि जो एक स्टोरी है अहमद गुरमत और रवि वाली कहानी से पूरी अच्छी तरह से आपको समझाया जाएगा कि सीक्रेट बैलेट क्या होता है, नोटा क्या होता है। सीक्रेट बैलेट जैसे जिसमें कोई नहीं जान सकता कि किसने किसको वोट दिया। नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव, अगर कोई उम्मीदवार पसंद ना हो तो नोटा दबाने का भी विकल्प दिया जाता है। पेज पर हमने जाना कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार और चुनाव की बुनियादी की प्रक्रियाएं के बारे में हमने जाना कि आगे हम पूरे चैप्टर में हमको क्या पढ़ाया जाएगा।
तो इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पर आते हैं, जिसमें मुख्य रूप से भारत की जो इलेक्टोरल सिस्टम है यानी कि निर्वाचन प्रणाली है, उसके पहलू के बारे में विस्तार से हम लोग आगे जानेंगे, समझेंगे। और आगे के पेज पे ये भी बताया जाएगा कि हमारे देश में चुनाव किन किन स्तर पर होता है। जैसे जनरल इलेक्शन होते हैं, असेंबली इलेक्शन होते हैं, लोकल इलेक्शन होते हैं, आम चुनाव, विधानसभा चुनाव, स्थानीय चुनाव जिसे कहा जाता है। तो आम चुनाव, जनरल इलेक्शन क्या होता है, जो पूरे देश में लोकसभा के लिए हर 5 साल पर होते हैं, जैसे 2024 के चुनाव हुए थे। और विधानसभा चुनाव यानी कि असेंबली इलेक्शन क्या होता है, जो राज्यों के मुख्यमंत्री और विधायकों, एमएलएस के लिए चुनने के लिए होते हैं, कराए जाते हैं। और एक होता है लोकल इलेक्शन, जो गांव में पंचायत और शहरों में नगर निगम, नगर पालिका के लिए होते हैं। कॉन्स्टिट्यूनीज क्या होते हैं, जैसे निर्वाचन क्षेत्र, पूरे देश या राज्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। वोटर लिस्ट क्या होती है, मतदाता सूची यानी कि इलेक्टोरल रोल, जो 18 वर्ष से ऊपर के नागरिक के नाम की सूची उसमें तैयार की जाती है। और नॉमिनेशन ऑफ कैंडिडेट्स क्या होता है कि जो उसमें उम्मीदवारों का नामांकन होता है, जो लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं वे अपना फॉर्म भरते हैं। और ईवीएम और वीवीपीएटी, ये क्या होता है, जैसे मतदान कैसे होता है, बटन दबाकर ईवीएम मशीन के द्वारा जरिए वोट डालना, वीवीपीएटी पर्ची से पुष्टि करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई जो है वो एक इंडिपेंडेंट है। चुनाव आयोग किसी सरकार या पार्टी के दबाव में काम नहीं करती है। जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है, चुनाव के दौरान राजनीतिक दल जो नेताओं के लिए नियम तय करना ताकि कोई गलत फ़ायदा ना उठा सके, ये सब काम ईसीआई का ही है। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल स्टूडेंट मोटिवेशनल पर। क्या आपने कभी सोचा है कि जब हमारे देश में चुनाव होते हैं तो हर जगह इतना माहौल क्यों बन जाता है? चाय की टपरी से लेकर न्यूज़ चैनल तक हर तरफ सिर्फ वोट और चुनाव की बातें होती रहती हैं। तो आज हम अपनी क्लास में अपने इस चैनल पे इसी चैप्टर यूनिवर्सल फ्रेंचाइज एंड इंडियाज़ इलेक्टोरल सिस्टम की बातें करेंगे। इस चैप्टर में जानेंगे कि आखिर इलेक्शन होते कैसे हैं, क्यों होते हैं। आखिर इस चैप्टर में हम बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं, जैसे कि आपको इसमें क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं। व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, व्हाट इज़ एन इलेक्टोरल सिस्टम, हाउ डज इंडियाज़ इलेक्टोरल सिस्टम वर्क। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज होता क्या है, यानी 18 ईयर के ऊपर के हर नागरिक को वोट देने का अधिकार कैसे मिला। आखिर वोट भारत में, इंडिया में वोट देने की ताकत इतनी खास क्यों है। जो भारत का इलेक्शन कमीशन है, इतने बड़े देश में चुनाव कैसे आयोजित कराता है। यहाँ तक कि दूर दराज देशों में अगर कुछ भी पर्सन होंगे, 1-2 पर्सन भी होंगे, जंगल में रहने वाले 1-2 पर्सन भी होंगे, उनके लिए भी अलग से एक पोलिंग बूथ बनाया जाता है। आखिर ऐसा क्यों, क्या इम्पोर्टेंस है। और साथ ही नोटा और स्कूल के क्लास रिप्रेजेंटेटिव वाले मज़ेदार एग्जाम्पल से समझेंगे कि सीक्रेट बैलेट यानी कि गुप्त मतदान कैसे काम करता है। तो ये फ्रेंड्स, अपनी नोटबुक और पेन तैयार कर लीजिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और पसंद आए तो लाइक भी कर लीजिए। तो चलिए सीधे आपकी एनसीईआरटी बुक के पहले पेज से हम शुरू करते हैं। तो हम लोग अपना टॉपिक शुरू करते हैं। जैसे इसमें क्वेश्चन लिखा है कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। इसको हम ऐसे समझते हैं जैसे अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर ने नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली डिबेट्स में कहा था, भारत ने आम नागरिक में अटूट विश्वास रखते हुए। आपको ये इमेज दिखाई दे रही है। अब हम नेक्स्ट पेज पर है, पेज नंबर 2, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। तो आपको ये ऊपर इमेजेस दिखाई दे रही है। वाई इज़ एवरीवन सो एक्साइटेड, सब इतने उत्साहित क्यों हैं, एक्साइटेड क्यों हैं। इट इज़ जस्ट वोटिंग, ये तो बस वोट डालना है। जस्ट वोटिंग, इट इज़ द बिगेस्ट सेलिब्रेशन ऑफ आवर डेमोक्रेसी, द जनरल इलेक्शन। बस वोट डालना, यह हमारे लोकतंत्र का सबसे बड़ा उत्सव है, यानी आम चुनाव। तो अब हम आगे एक्सप्लेन करते हैं, बढ़ते हैं आगे।
अब हम लोग समझते हैं ये फ्रेंचाइजी दिया है। फ्रेंचाइजी का क्या मतलब है? तो फ्रेंचाइजी का मतलब होता है मताधिकार। संविधान ने हमको जो अधिकार दिया है, वोट देने का अधिकार दिया है, तो उसी का मतलब है फ्रेंचाइजी। इस्तेमाल किए जाने वाला एक अन्य शब्द जो सफ्रेज है, वो भी मताधिकार का, फ्रेंचाइजी का ही सिनोनिम है। अब हम लोग करते हैं लेट्स एक्सप्लोर, यानी इंडिया चेंज द मिनिमम एज फॉर वोटिंग फ्रॉम 21 to 18 इन 1988। डिस्कस वेदर दिस वाज अ गुड मूव। भारत ने 1988 में मतदान की न्यूनतम आयु जो 21 ईयर थी, उससे घटा करके 18 ईयर कर दी गई है। आगे ये चर्चा बाद में करेंगे कि ये एक अच्छा कदम था ही कि नहीं था। यूनिवर्सल फ्रेंचाइज इज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। मतलब सार्वभौमिक मताधिकार जो है यानी यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी जो है भारतीय लोकतंत्र का एक मुख्य कॉर्नर स्टोन है, यानी कि एक आधार स्तंभ है। मेन इंडिया का ये एक पिलर कहते थे, पिलर है, एक आधार स्तंभ है। इलेक्शन टू द लोकसभा, द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ एवरी स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी and all the local elections in villages and cities are based on universal franchise, article 326 of the constitution। मतलब कि जो लोकसभा प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की जो विधानसभा है और गांवों तथा शहरों के जो सभी स्थानीय चुनाव इसी सार्वभौमिक मताधिकार यानी संविधान के अनुच्छेद 326 में पर ही आधारित है। रिमेंबर दैट नो वन कैन वोट ऑन अनदर्स बिहाफ। याद रखें कि कोई भी व्यक्ति किसी भी दूसरे की जगह वोट बिल्कुल नहीं दे सकता है। कैन यू कैलकुलेट हाउ लॉन्ग यू हैव टू वेट बिफोर यू कैन वोट। क्या आप गणना कर सकते कि आपको वोट देने के योग्य होने में कितना समय बाकी है? टेल मी। टू बी एबल टू एक्सरसाइज योर राइट यू नीड टू बी रजिस्टर्ड वोटर इन योर कंस्टिट्यूएंसी। हाउएवर व्हेन वन इज barred from voting if found guilty of committing certain serious crimes। अपने अधिकार का यूज़ करने के लिए आपका अपने निर्वाचन क्षेत्र यानी कंस्टिट्यूएंसी, निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, में एक मतदाता के रूप में रजिस्टर्ड होना बहुत आवश्यक है। हालांकि यदि कोई व्यक्ति गंभीर अपराधों का दोषी पाया जाता है तो उसे वोट देने से रोक दिया जाता है। अब हम इस पेज पर जानेंगे मैनेजिंग इलेक्शन इन इंडिया, भारत में चुनाव का प्रबंधन कैसा है। तो ऊपर देखिए लिखा है डू यू रिमेंबर इंडिया हैड अ जनरल इलेक्शन इन द समर ऑफ 2024। क्या आपको याद है कि भारत में 2024 की गर्मियों में जनरल इलेक्शन हुआ था? अबाउट 980 million वोटर वर एलिजिबल टू एक्सरसाइज दियर फ्रेंचाइज फॉर द 543 कंस्टिट्यूंसीज ऑफ द लोकसभा। यानी लोकसभा के 543 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए लगभग 98 करोड़ मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करने के योग्य थे। अब देखिए इसमें लिखा है डोंट मिस आउट, इम्पॉर्टेंट है। तो इंडिया हैज़ 3.1 million इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, 1.3 million ऑफ देम वुमेन, इन मोर देन 250,000 लोकल गवर्नमेंट बॉडीज़ अक्रॉस इंडिया। यानी पूरे भारत में 2.5 लाख से अधिक स्थानीय सरकारी जो निकाय थे जैसे पंचायत और नगर पालिका में 3.1 मिलियन यानी कि 31 लाख निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, जिनमें से 13 लाख केवल महिलाएं हैं। ऑल दीज आर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ये सभी सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के माध्यम से लोकतांत्रिक रूप से चुने जाते हैं। वी नीड एन इलेबोरेट and well-organized system to manage this massive exercise and ensure that the elections take place fairly and fairly। तो जो ये पूरी प्रोसेस है, विशाल जो प्रक्रिया है, इसको प्रतिबंधित करने और सुनिश्चित करने के लिए कि चुनाव निष्पक्ष हो, फेयरली हो और स्वतंत्र फ्रीली रूप से हो, तो हमें एक विस्तृत और सुव्यवस्थित प्रणाली यानी सिस्टम की एक आवश्यकता होती है। तो
तो इन दिस चैप्टर वी विल ब्रीफली एक्सप्लोर हु कैन वोट, a few of the types of elections we have, the electoral system and how it organized. तो इस चैप्टर में हम संक्षेप में जानेंगे कि कौन वोट दे सकता है, हमारे पास चुनाव के कुछ प्रकार कौन कौन से हैं, निर्वाचन प्रणाली क्या होती है और इसका आयोजन कैसे किया जाता है. डोंट मिस आउट. बिफोर independence, only 13% of Indians were allowed to vote and franchise was not universal. स्वतंत्रता से पहले केवल 13% भारतीयों को ही वोट देने की अनुमति थी और मताधिकार सार्वभौमिक भी नहीं था. We will delve more into this in another part of the textbook. अब ये जो पाठ पुस्तक है कि किसी अन्य भाग में इस पर हम और अधिक गहराई से चर्चा करेंगे. ये कह रहा है तो इंडिया वॉज एमंग द अर्ली नेशंस टू ग्रांट वुमेन द राइट टू वोट अहेड ऑफ मैनी अदर्स अराउंड द वर्ल्ड. तो दुनिया के कई अन्य देशों की तुलना में भारतीय महिलाओं को वोट देने का अधिकार देने वाले शुरुआती देशों में शामिल था. फॉर एग्जाम्पल, women were given the right to vote in Switzerland only in 1971. तो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे स्विट्ज़रलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार केवल 1971 में जाकर के मिला था. Women fought long and hard in many countries to win this fundamental democratic right. कई देशों में महिलाओं ने इस मौलिक लोकतांत्रिक अधिकार को पाने के लिए एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी थी. In India, on the other hand, a progressive constitutional vision and deep democratic values rooted in India's ancient tradition ensured women had voting rights from the very beginning. दूसरी ओर अगर भारत की बात करें तो दूसरी ओर भारत में एक प्रगतिशील संवैधानिक दृष्टिकोण और भारत की जो प्राचीन परंपराओं में निहित जो गहरा लोकतांत्रिक मूल्य था, उसने ये सुनिश्चित किया कि महिलाओं को शुरुआत से ही यानी 1950 से ही वोट देने का अधिकार मिले. तो यानी कि भारत में बहुत जल्दी ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया था, जबकि स्विट्ज़रलैंड में बहुत बाद में 1971 में जाकर के ये अधिकार मिला था. अब साथ में हम लोग कीवर्ड्स भी पढ़ते चलते हैं. इसका कंस्टिट्यूएंसी क्या होती है? एन एरिया हुज वोटर्स इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव टू अ लेजिस्लेटिव बॉडी. यानी कि कंस्टिट्यूएंसी मतलब कि निर्वाचन क्षेत्र, वह भौगोलिक क्षेत्र जिसके मतदाता किसी विधायी निकाय मतलब जैसे संसद या विधानसभा के लिए अपना एक प्रतिनिधि चुनते हैं. तो ये होता है कंस्टिट्यूएंसी. एक नेक्स्ट है सिस्टम. सिस्टम क्या होता है? अ ग्रुप ऑफ interconnected or interdependent elements that work together to achieve a common purpose or function. यानी कि सिस्टम यानी प्रणाली आप आपस में जब जुड़े हुए या एक दूसरे पर निर्भर जो होते हैं घटक का एक ऐसा समूह है जो किसी साझा या उद्देश्य या कार्य को पूरा करने के लिए मिलकर काम करता है. यानी कोई ऐसा सिस्टम बनाया जाता है जो एक दूसरे से ऐसे सारे जुड़ जाते हैं कि उस प्रणाली को जब पूरा कंप्लीट किया जाता है तो ऐसी एक जो बनाई जाती है प्रणाली उसको कहते हैं सिस्टम. अब हम नेक्स्ट पेज पे अब हम पढ़ते हैं. लिखा है लेट्स एक्सप्लोर में देखते हैं क्या लिखा है. इन 1947 आवर लिटरेसी वॉज अबाउट 14%, ओनली अबाउट 8% अमंग वुमेन. मतलब 1947 में हमारी जो पढ़े लिखो लोगों की यानी कि साक्षरता दर जो थी संख्या केवल 14% थी, अप्रॉक्स 14% थी, जो महिलाओं में वुमेन्स में मात्र 8% के आसपास थी. Some argued that the right to vote should be given only to literate people. कुछ लोगों ने मत दिया, कुछ लोगों का तर्क था कि वोट देने का अधिकार केवल पढ़े लिखे लोगों को ही देना चाहिए.
Discuss in your group why the constitution makers may have decided on universal franchise from the time of independence itself. अपने समूह में चर्चा करें कि संविधान निर्माताओं ने स्वतंत्रता के समय से ही सार्वभौमिक मताधिकार सबको, यानी कि सार्वभौमिक मताधिकार मतलब सबको वोट देने का अधिकार, सबको वोट देने का अधिकार देने का निर्णय क्यों लिया होगा। तो अब हम इसको फिगर को 5.04 इम्पोर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी इन अ डेमोक्रेसी बताया गया है, इसको एक्सप्लेन करते हैं। देयर आर सेवरल रीजन वाई यूनिवर्सल फ्रेंचाइज is so important. A few are illustrated in the mind map below. Can you add some more? यानी कि सार्वभौम मताधिकार क्यों इतना महत्वपूर्ण है, इसके कई कारण हैं, नीचे दिए गए इस ये जो माइंड मैप दिया गया है इसमें कुछ रीजंस बताए गए हैं। तो क्या आप कुछ और जोड़ सकते हैं? तो यहाँ पे जो ये मेन सब गोले ये बॉक्सेस बने हुए हैं, तो ये जो मेन सेंटर में है इसको देखिए, इसमें लिखा है वाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार क्यों जरूरी है। ऊपर के देखिए टॉप सर्कल पे लिखा है कि एवरीवन इज इक्वल, यानी कि हर कोई समान है। नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, सेक्स, एजुकेशन, वेल्थ एक्सेट्रा, यानी कि जाति, पंथ, लिंग, शिक्षा, धन आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा। तो लेफ्ट सर्किल में लिखा है कि फॉस्टर सिविक इंगेजमेंट, फॉस्टर सिविक इंगेजमेंट, यानी कि नागरिक जो है भागीदारी को बढ़ावा देता है। पीपल पार्टिसिपेट इन सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन देयर एरियाज, यानी लोग अपने क्षेत्र की समस्याओं को सुलझाने में अब भाग लेते हैं। पावर टू डिटरमाइन वंस फ्यूचर, खुद का भविष्य तय करने की शक्ति। पीपल डिसाइडेड व्हाट टाइप ऑफ फ्यूचर दे वांट एंड हु कैन बेस्ट रिप्रेजेंट देम, लोग तय करते हैं कि वे किस तरह का भविष्य चाहते हैं और कौन उनका सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व कर सकता है। एवरीवन वॉइस मैटर्स, यानी हर किसी की आवाज़ मायने रखती है मताधिकार में। ऑल कैन पार्टिसिपेट इन डिसाइडिंग द नेशंस फ्यूचर, यानी सभी राष्ट्र का भविष्य तय करने में भाग ले सकते हैं। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आंसरेबल टू इलेक्टोरेट, निर्वाचित प्रतिनिधित्व मतदाताओं के प्रति जवाबदेह होते हैं। पीपल वोट देम आउट इन इलेक्शंस, यदि वे काम ना करें तो लोग चुनाव में उन्हें वोट देकर बाहर भी कर सकते हैं। तो अब हम नीचे आते हैं, नीचे पढ़ते हैं। ब्रिजिंग बैरियर्स इनेबलिंग पार्टिसिपेशन एंश्योरिंग यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, यानी कि बाधाओं को, जो बाधाएं आती हैं उनको दूर करना, भागीदारी बढ़ाना, सार्वभौमिक मताधिकार सुरक्षित करना। तो डेमोक्रेसी थ्राइव्स व्हेन एवरी एलिजिबल सिटीजन कैन फ्रीली एंड फेयरली पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल प्रोसेस, लोकतंत्र जब तब फलता फूलता है जब प्रत्येक योग्य नागरिक चुनावी प्रक्रिया में स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से भाग ले सके। वोटिंग इन इलेक्शन इज अ पावरफुल वे फॉर पीपल टू एक्सप्रेस देयर विल, चुनाव में मतदान करना लोगों के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है। हाउ डज दिस टेक प्लेस इन इंडिया, भारत में यह सब कैसे होता है, बता सकते हैं आप? तो इस पेज पर बताया गया है कि भारत की विविधता और चुनाव आयोग की जो पहलों के बारे में बताया गया है, इस पेज पे हम लोग पढ़ेंगे। डाइवर्सिटी एंड एक्सेसिबिलिटी इन इलेक्शन, इंडिया इज़ अ लार्ज डाइवर्स एंड कॉम्प्लेक्स कंट्री, इसका मतलब है कि भारत एक बड़ा विविधतापूर्ण और जटिल देश है, क्योंकि इसमें कई तरह के लोग रहते हैं, धर्म जाति बहुत है यहाँ पर, तो ये विविधतापूर्ण और जटिल देश है। टू इलिस्ट्रेट द पॉपुलेशन ऑफ एलिजिबल वोटर्स in India is 15 times the population of the United Kingdom, and in terms of area, India is 6 times larger than France.
एग्जाम्पल हम लेते हैं, जैसे मान लीजिए भारत में जो कैपेबल है, जो भारत में योग्य मतदाताओं की जो जनसंख्या है वो यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन की कुल जनसंख्या से 15 टाइम्स मोर है, यानी कि 15 गुना अधिक है। और क्षेत्रफल के मामले में भारत फ्रांस से 6 गुना बड़ा है। जियोग्राफिक डाइवर्सिटी इज़ अ चैलेंज टू, यानी कि जो भौगोलिक विविधता है वो भी भारत के लिए एक बड़ी चुनौती है। थस इलेक्शन इन इंडिया नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड टेकिंग दिस कम्प्लेक्सिटी इनटू अकाउंट। जो इस प्रकार से इस जटिलता को ध्यान में रखते हुए ही भारत में चुनावों का आयोजन करने की आवश्यकता होती है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑर्गेनाइज इलेक्शन इन इंडिया, यानी कि जो भारत का निर्वाचन आयोग है वो भारत में चुनाव आयोजित करता है। इस वी विल लर्न मोर अबाउट ECI लेटर इन दिस चैप्टर, यानी कि हम इसके बारे में बता रहे हैं इसमें कि हम इस ECI के बारे में और अधिक से गहराई से आगे जानेंगे। तो द ECI has taken several innovative accessibility measures to remove barriers to exercising the franchise and ensure no voters is left behind. ECI यानी कि ECI ने जो मताधिकार का प्रयोग करने की जो बाधाएं हैं उनको दूर करने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि कई नए पहुंच योग्य कदम जो इंक्लूजन मेजर्स हैं उठाए हैं ताकि कोई भी मतदाता पीछे ना छूटे, यानी कि हर पर्सन वोट दे। अब इस पैराग्राफ में जानेंगे कि चुनाव की क्या विशेष सुविधाएं हैं। तो इलेक्टोरल officials travel to remote location to ensure every citizen can exercise their democratic right। मतलब चुनावी अधिकार जो दूर दराज के इलाकों जैसे पहाड़ों और जंगलों में जाते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर नागरिक अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग कर सके। In 2024, for the first time, the elderly and people with disabilities could cast their votes from home, and the postal voting options was available for a specific category of voters. तो 2024 में जब पहली बार बुजुर्ग और दिव्यांग व्यक्तियों को घर से ही वोट डालने की सुविधा दी गई और मतदाताओं की एक विशिष्ट श्रेणी के लिए जो पोस्टल वोटिंग होती है, जो डाक मतदान का विकल्प भी उपलब्ध कराया गया। असिस्टिव टेक्नोलॉजीज लाइक ब्रेली enabled voter cards and app-based requests for assistance including wheelchairs and ramps were also made possible। जो सहायक प्रौद्योगिकियाँ जैसे ब्रेल सक्षम मतदाता कार्ड और ऐप के जरिए व्हील चेयर तथा रैंप जैसी सहायता के अनुरोध को भी संभव बनाया गया। 2024 में ये सब चीज़ें हुई। लेट्स एक्सप्लोर डिस्कस इन ग्रुप्स व्हाट रोल डू सच मेजर्स प्ले इन अ डेमोक्रेसी। तो कह रहा है कि समूह में चर्चा करें लोकतंत्र में इस तरह के उपाय क्या भूमिका निभाते हैं। डू यू नो ऑफ एनीवन who benefited from these improved accessibility measures? क्या आप किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसे इन बेहतर सुविधाओं और उपायों का लाभ मिला हो? How might the increased voter participation in your neighborhood? How can technology assist? वे आपके पड़ोस में मतदान की भागीदारी को कैसे बढ़ा सकते हैं? तकनीक जो इसमें कैसे मदद कर सकती है? If you have access to the internet, visit the ECI website। ये वेबसाइट दी गई है, अगर आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है तो ECI की वेबसाइट पर जाएं। Read and identify the various intervention that the ECI has taken to facilitate voting by people with disabilities। जो ECI ने दिव्यांगजनों द्वारा मतदान को और आसान बनाने के लिए जो विभिन्न पहले की उन्हें पढ़ें और पहचानें।
इस पेज पे देखिए दिखाया गया है कई भारत की निर्वाचन प्रणाली हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने का निरंतर प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। तो इस लिखा है नीचे कि 5.6 ये पेज नंबर पे नीचे दिख रहा होगा, इंडियाज इलेक्ट्रोल सिस्टम endeavors to enable every citizen to exercise their franchise। भारत की जो निर्वाचन प्रणाली है, इलेक्ट्रोल सिस्टम है, हर नागरिक को अपने मताधिकार का प्रयोग करने में सक्षम बनाने में निरंतर प्रयास करती है। दिस इंक्लूड्स मेजर्स सच एज ऑर्गेनाइजिंग अ पोलिंग स्टेशन फॉर अ सिंगल वुमेन वोटर, पोस्टल वोटिंग एंड प्रोवाइडिंग व्हील चेयर असिस्टेंस। इसमें केवल एक अकेली महिला मतदाता के लिए पोलिंग स्टेशन स्थापित करना, डाक मतदान, पोस्टल वोटिंग और व्हील चेयर सहायता प्रदान करने जैसे उपाय भी शामिल हैं। तो ये जो तस्वीरों में दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है कि बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता हैं। देखिए, बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता, युवा स्वयंसेवक और चुनावी अधिकारों, बुजुर्गों और दिव्यांगजनों को मतदान केंद्र तक लाने में मदद कर रहे हैं। और होम वोटिंग पोस्टल ये बैलेट है जो चुनावी अधिकारी घर घर जाकर उन वो लोगों का वोट ले रहे हैं जो किसी बीमारी या अति वृद्धावस्था के कारण पोलिंग बूथ तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। और व्हील चेयर और रैप सुविधा का भी इसमें शो कराया गया है। मतदान केंद्रों पर व्हील चेयर की व्यवस्था ताकि चलने फिरने में असमर्थ लोग आसानी से जाकर वोट डाल सके। और दूर दराज के इलाकों में भी वोटिंग दिखाई गई है। देश के कोने कोने में बसे नागरिकों तक पहुंचने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, तो इस स्टूडेंट्स इस तरह से भारत का जो चुनाव आयोग है कितना ध्यान रखता है कि चाहे कोई बुज़ुर्ग हो, दिव्यांग हो या जंगल में कोई अकेली रहने वाली लेडीज़ हो, हर किसी को वो का वोट महत्वपूर्ण है और हर कोई आसानी से वोट दे सके, ऐसी व्यवस्था की गई है। जो ये लेट्स एक्सप्लोर है, पहले हम ये देखते हैं इसमें क्या बताया गया है। अबाउट 34% ऑफ एलिजिबल वोटर्स डिड नॉट एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट इन द 2024 इलेक्शंस। व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो? 2024 के चुनाव में लगभग 34% जो योग्य मतदाता थे उन्होंने अपने वोट का अधिकार प्रयोग नहीं किया। आपको क्या लगता है कि ऐसा क्यों है? What are some challenges people face in exercising their rights? अपने अधिकारों का प्रयोग करने में लोगों को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? Design and conduct a short survey among adults in your family and neighborhood to answer these questions. तो इन प्रश्नों के उत्तर देने के लिए अपने परिवार और पड़ोस के वयस्कों के बीच एक छोटा सा सर्वे डिज़ाइन करें और आयोजित करें। एनालाइज द डेटा एंड राइट अ रिपोर्ट विद सजेशंस ऑन हाउ इट मे बी पॉसिबल टू एंश्योर एवरीवन वोट्स। तो आंकड़ों का विश्लेषण करें और यह सुनिश्चित करें कि सुझावों के साथ साथ एक रिपोर्ट भी लिखें कि हर कोई वोट डाले। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या लिखा है डोंट मिस आउट में। द उत्तारा मिरर inscriptions from the 10th century describe a transparent process for the selection of representatives। जो 10वीं शताब्दी के उत्तर मेरूर जो शिलालेख है प्रतिनिधियों के चयन की एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया का वर्णन करता है। Eligible candidates names were written on fragments of palm leaves and placed in a pot which was then sealed। जो योग्य उम्मीदवार के नाम जो ताड़ के पत्तों के टुकड़ों पर लिखे जाते थे और एक मटके बर्तन में रख दिए जाते थे जिसे बाद में सील कर दिया जाता था। कितनी डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती थी पहले। On the selection day it was opened publicly and a young boy drew the palm leaves randomly one by one। A respected individual, after showing his empty hands to the public, would read out each name of the selected candidates। चयन के दिन जब इसे सार्वजनिक रूप से खोला जाता था और एक छोटा लड़का एक एक करके ताड़ के पत्तों को निकालता था।
एक जो सम्मानित ऑनर्स पर्सन होता था, जनता को अपने खाली हाथ दिखाने के बाद चुने गए प्रत्येक उम्मीदवार का नाम पढ़कर सुनाता था। इलेक्शन फॉर क्लास रिप्रेजेंटेटिव, ग्रेड A, Suryoday School. It was time for annual election of the class representative. जो कक्षा प्रतिनिधि, जिसे क्लास रेप कहते हैं, कक्षा प्रतिनिधि के वार्षिक चुनाव का समय आ गया था। ये कहानी है एक क्लास 8 सूर्योदय स्कूल की कि कक्षा प्रतिनिधि के वार्षिक चुनाव का समय आ गया था। द क्लास रेप would represent the class in meetings with teachers, organize events and act as a bridge between the students and school authorities. जो कक्षा प्रतिनिधि शिक्षकों के साथ बैठकों में कक्षा का प्रतिनिधित्व करता था, यानी क्लास का कार्यक्रमों का आयोजन करेगा और छात्रों तथा स्कूल अधिकारियों के बीच एक पुल के रूप में कार्य करेगा। 3 students, Ahmed, Gurmat and Ravi, decided to contest for the position. 3 छात्र अहमद, गुरमत और रवि ने इस पोस्ट के लिए चुनाव लड़ने का डिसीज़न लिया। तो दोस्तों, आज के इस पार्ट 1 में हमने समझा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, नोटा क्या है और सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान कैसे काम करता है। लेकिन ठहरिए, अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। अगले वीडियो यानी कि पार्ट 2 में हम इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे EVM मशीन और VVPAT कैसे काम करती है। जैसे EVM मशीन और VVPAT कैसे काम करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI के पास क्या क्या पावर होती है, और जनरल इलेक्शन लोकसभा जो चुनाव है, और असेंबली इलेक्शन और जनरल इलेक्शन लोकसभा चुनाव और असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव में असल में फ़र्क क्या होता है। तो पार्ट 2 का वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा। आज जो हमने पढ़ा है उससे आपका सवाल है, नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है। अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजिएगा। अगर आपको आज का यह वीडियो आसान और मददगार लगा हो तो इसे लाइक करिए। अगर आपको आज का यह वीडियो आसान और मददगार लगा हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी इस चैप्टर के पार्ट 2 में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर। The class teacher Miss Usha was appointed as the election officer to ensure the election process was fair, transparent and followed at the necessary rules. जो क्लास टीचर थी मिस उषा को यह सुनिश्चित करने के लिए कि इलेक्शन ऑफिसर नियुक्त किया गया था कि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और सभी आवश्यक नियमों का पालन करें। यहाँ अब हम इस पेज पर देखेंगे कि प्रतिनिधि के चुनाव की जो प्रक्रिया है, चुनाव प्रचार है और जो मतदान के दिन का जो प्रोसेस है वो सारे अब हम इस पेज पर पढ़ेंगे। तो कैंपेनिंग एंड वोटिंग डे यानी कि चुनाव प्रचार और मतदान का दिन। एक कैंडिडेट इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है जो पिछले पेज को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो सूर्योदय कॉलेज स्कूल का था। तो कैंडिडेट इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। हेयर्स अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ ईच ऑफ द कैंडिडेट्स। यहाँ प्रत्येक उम्मीदवार का जो संक्षिप्त परिचय दिया गया है। अहमद promised to improve the cleanliness of the classroom and the playground. अहमद ने कक्षाओं और खेल के मैदान की सफाई में सुधार करने का वादा किया। गुरमीत was interested in helping all her classmates learn better. She proposed creating a system of peer coaching and mutual support. गुरमत अपने सभी सहपाठियों को बेहतर सीखने में मदद करने में रुचि रखती थी। उसने सहपाठियों द्वारा एक दूसरे को पढ़ाने मतलब पीर कोचिंग, एक दूसरे को पढ़ाने और आपसी सहयोग की एक प्रणाली बनाने का भी
प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा। रवि wanted to make more space in their class timetable for the arts curriculum, music, theatre and visual art in line with the new curriculum। जो रवि था उसने रवि ने नए पाठ्यक्रम के अनुसार कक्षा की जो टाइम टेबल है में कला पाठ्यक्रम, संगीत, रंगमंच और दृश्य कला के लिए अधिक जगह बनाना चाहता था। कैंपेनिंग यानी कि चुनाव प्रचार। अहमद पुट अप पोस्टर्स, गुरमीत यूज्ड द नोटिस बोर्ड एंड स्पोक टू क्लासमेट्स while Ravi held a lunch time music performance to promote his idea। अहमद ने पोस्टर लगाए, गुरमीत ने नोटिस बोर्ड का इस्तेमाल किया और सहपाठियों से बात की, जबकि रवि ने अपने विचार को बढ़ावा देने के लिए दोपहर के भोजन के समय लंच टाइम में संगीत कार्यक्रम का आयोजित किया। As the election officer, Miss Usha had to organize the election and ensure it was conducted fairly। चुनाव अधिकारी के रूप में मिस उषा को चुनाव का आयोजन करना था और यह सुनिश्चित करना था कि वे निष्पक्ष रूप से आयोजित हो। She explained the rules to the class, ensuring everyone understood how the secret ballot voting process would work। No one would know who voted for whom, ensuring the process was private and fair। उन्होंने कक्षा को नियम समझाए और यह सुनिश्चित किया कि हर कोई समझे कि गुप्त मतदान प्रक्रिया यानी सीक्रेट बैलेट कैसे काम करेगी। कोई नहीं जानेगा कि किसने किसे वोट दिया, जिससे प्रक्रिया निजी अब प्राइवेट रहे और निष्पक्ष रहे। शी सेट अप द वोटिंग बूथ्स इन द कॉर्नर ऑफ द क्लासरूम। उन्होंने कक्षा के एक कॉर्नर पर वोटिंग बूथ, जो मतदान केंद्र में जैसे होते हैं वोटिंग बूथ किनारे बनते हैं वैसे ही वोटिंग बूथ बनाया। और फिर अब है वोटिंग डे यानी कि मतदान का दिन। ऑन इलेक्शन डे ईच स्टूडेंट वाज गिवन अ बैलेट पेपर विद द नेम्स ऑफ द थ्री कैंडिडेट्स। तो चुनाव के दिन प्रत्येक छात्र को 3 उम्मीदवारों के नामों वाली एक बैलेट पेपर क्या होता है, जो मत पत्र, जिसमें सब जितने भी जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनके नाम, उनके सिंबल दिए रहते हैं, चुनाव चिन्ह, तो उनको एक बैलेट पेपर दिया गया। द स्टूडेंट्स वर आस्क्ड टू मार्क एंड क्रॉस नेक्स्ट टू द नेम ऑफ द कैंडिडेट दे विश्ड टू वोट फॉर। छात्रों से उस उम्मीदवार के नाम के आगे क्रॉस का निशान लगाने को कहा गया जिसे वे वोट देना चाहते थे। मिस उषा आल्सो इंश्योर्ड दैट देयर वाज अ बैलेट पेपर इन ब्रेल फॉर नेहा। जो मिस उषा ने यह भी सुनिश्चित किया कि जो जिनके नेत्र नहीं है, नेत्रविहीन जो दृष्टिबाधित छात्रा थी नेहा के लिए ब्रेल लिपि में एक मतपत्र उपलब्ध कराया। आफ्टर all the students voted, Miss Usha collected the ballots in a box and sealed it until the counting session। सभी छात्रों द्वारा वोट डालने के बाद सुश्री उषा ने मतों को एक बॉक्स में एकत्र किया और मतगणना तक उसे सील कर दिया। अब हम इस पेज पर हम चर्चा करेंगे जो प्रश्न है और जो एनओटी नोटा का जो बारे में बताया गया है उसके रिज़ल्ट और जो रिज़ल्ट है उसकी हम चर्चा करेंगे इस पेज पर। तो द रिज़ल्ट क्या हुआ? आफ्टर ऑल द 33 वोट्स वर कास्ट, मिस उषा कॉल्ड आफ्टर ऑल द 33 वोट्स वर कास्ट, मिस उषा कॉल्ड मिस शीबा फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास टू विटनेस द काउंटिंग प्रोसेस। सभी 33 वोट डाले जाने के बाद जो मिस उषा ने मतगणना प्रक्रिया का गवाह बनने के लिए बगल की क्लास से एक लड़की सुश्री शीबा को बुलाया। सभी 33 वोट डालने जाने के बाद मिस उषा ने मतगणना प्रक्रिया का गवाह बनने के लिए बगल की क्लास से एक लड़की सुश्री शीबा को बुलाया। One of the ballot papers was not marked, so it was declared invalid। एक मतपत्र पर कोई भी निशान नहीं लगा था, इसलिए उसे इनवैलिड घोषित कर दिया गया।
The results were announced. Ahmed received 8 votes, Gurmeet 12 and Ravi 10. परिणामों की रिजल्ट्स की घोषणा की गई। अहमद को 8 वोट, गुरमीत को 12 और रवि को 10 वोट मिले। गुरमीत विद द मोस्ट वोट्स वाज डिक्लेयर्ड द न्यू क्लास रिप्रेजेंटेटिव। तो सबसे अधिक वोट पाने वाला गुरमीत था, उसको नई कक्षा का प्रतिनिधित्व घोषित किया गया। शी थैंक्ड हर क्लासमेट्स द प्रॉमिस्ड टू फुलफिल हर कमिटमेंट्स। तो उसने अपने सहपाठियों को धन्यवाद किया और अपने वादों को पूरा करने का वादा किया। अहमद एंड रवि कॉन्ग्रेचुलेटेड हर, ऑफर टू सपोर्ट हर। अहमद और रवि ने भी उसे बधाई दी और उसका समर्थन करने की पेशकश की, अब हम भी उसका साथ देंगे। लेट्स एक्सप्लोर। अब इसमें क्या लिखा है, आइए देखते हैं। पहला है, व्हाट आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन दिस कैस्ट लिस्ट। तो ये जो उदाहरण दिया गया है सूर्योदय स्कूल का, इस उदाहरण में चुनाव प्रक्रिया के सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या थे। वाई वॉज इट इम्पॉर्टेंट टू हैव अ सीक्रेट बैलेट। गुप्त मतदान, सीक्रेट बैलेट का होना क्यों महत्वपूर्ण था। What consideration might the students have had while exercising their choice? अपनी पसंद का चुनाव करते समय छात्रों के मन में क्या विचार रहे होंगे। Do you think the student have any responsibility after Gurmeet was elected as the class rep? If yes, what are they? क्या आपको लगता है कि गुरमीत के कक्षा प्रतिनिधि चुने जाने के बाद छात्रों की क्या कोई जिम्मेदारी है। यदि हाँ तो वो क्या है। What was the role that Miss Usha played? Why was it important? जो मिस उषा ने क्या भूमिका निभाई, यह क्यों महत्वपूर्ण थी। Why was it important for Miss Usha to organize a braille ballot paper for Neha? Why was it important for Miss Usha to organize a braille ballot paper for Neha? जो उषा के लिए, मिस उषा के लिए, नेहा के लिए ब्रेल मतपत्र होता है, ब्रेल मतपत्र की व्यवस्था करना क्यों महत्वपूर्ण था। What would happen if many students in the class chose not to mark a preference? क्या होगा यदि कक्षा के कई छात्र अपनी पसंद का निशान ना लगाने का विकल्प चुनते हैं। Don't miss out. Imagine if a student did not want to vote for any of the candidates, Ahmed, Gurmeet or Ravi. What option would they have? कल्पना कीजिए कि यदि कोई छात्र किसी भी उम्मीदवार अहमद, गुरमीत या रवि को वोट नहीं देना चाहता था तो उनके पास क्या विकल्प होता। Some countries including India offer an additional option, nota, none of the above. जो भारत सहित कुछ देश एक अतिरिक्त अदर विकल्प भी प्रदान करते हैं, नोटा, इनमें से कोई भी नहीं। यानी कि नोटा का फुल फॉर्म है नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से वो किसी को भी नहीं चुनना चाहते हैं। नोटा का मतलब है नन ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स, तो हम आज ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे का पूरा चैप्टर बनाने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम यहाँ ब्रेक लेना पड़ेगा। दिस ऑप्शन अलाउज वोटर टू रिजेक्ट ऑल कैंडिडेट्स इफ़ दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद एनी ऑफ देम। जो यह विकल्प जो है मतदाताओं को सभी उम्मीदवारों को अस्वीकार करने की अनुमति देता है यदि वे उनमें से किसी से भी सेटिस्फाइड नहीं है। इट डज़ नॉट चेंज द रिजल्ट्स बट सेंड्स अ मैसेज वोटर वांट बेटर चॉइस। यह चुनाव का परिणाम नहीं बदलता, लेकिन एक स्पष्ट संदेश भेजता है कि मतदाता बेहतर विकल्प चाहते हैं। नोटा इज़ अ क्वाइट बट पावरफुल टूल इन अ डेमोक्रेसी। नोटा लोकतंत्र में एक शांत लेकिन बेहद शक्तिशाली उपकरण है।
इसका बहुत सोच समझ के यूज़ करना चाहिए। हमारे पास पब्लिक के पास ये पावर दी गई है कि वो किसी भी मतदानों का, वो किसी को भी कैपेबल नहीं समझते हैं, एलिजिबल नहीं समझते हैं, तो वो अपना वोट किसी को ना दें। नोटा पे क्लिक करें। नोटा का मतलब है नन ऑफ द अबव। स्टूडेंट्स, तो हम आज ये वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। आगे का पूरा चैप्टर बनाने के लिए आप नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर वॉच करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, इसलिए हम यहाँ ब्रेक लेना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के इस पार्ट 1 में हमने समझा कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है, नोटा क्या है, और सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान कैसे काम करता है। लेकिन ठहरिए, अभी चैप्टर ख़त्म नहीं हुआ है। अगले वीडियो यानी कि पार्ट 2 में हम इस चैप्टर के सबसे इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक को कवर करेंगे, जैसे ईवीएम मशीन और वीवीपीएटी कैसे काम करती है। जैसे ईवीएम मशीन और वीवीपीएटी कैसे काम करती है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई के पास क्या क्या पावर होती है, और जनरल इलेक्शन लोकसभा जो चुनाव है, और असेंबली इलेक्शन और जनरल इलेक्शन लोकसभा चुनाव और असेंबली इलेक्शन विधानसभा चुनाव में असल में फ़र्क क्या होता है। और तो पार्ट 2 का वीडियो बिल्कुल मिस मत करिएगा। आज जो हमने पढ़ा है उससे आपका सवाल है, नोटा का फुल फॉर्म क्या होता है। अपना जवाब नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके भेजिएगा। अगर आपको आज का यह वीडियो आसान और मददगार लगा हो तो इसे लाइक करिए। अगर आपको आज का यह वीडियो आसान और मददगार लगा हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर दबाना ना भूलें। मिलते हैं बहुत जल्दी इस चैप्टर के पार्ट 2 में। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एंड टेक केयर।